स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। आज की वीडियो में बात करेंगे विभाग की तरफ से जारी किए गए एक सर्कुलर के बारे में। इस सर्कुलर को जारी करने का विभाग का सीधा यही मतलब बनता है कि बहुत ही जल्दी आपको एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्दी आपको एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो इस सर्कुलर में बताया गया है कि पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए जो सिंगल एग्जामिनेशन होगी, उस सिंगल एग्जामिनेशन के लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी, उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताया गया। तो इसका सीधा यही मतलब होता है कि बहुत जल्दी आपको एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो सर्कुलर है 18 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया। अभी 2-3 दिन पहले ही इसको जारी किया गया। सब्जेक्ट की बात करें, किस विषय पर इसको सर्कुलेट किया गया है, प्रसारित किया गया है। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन सिंगल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड। सिंगल एग्जामिनेशन के आधार पर पोस्टमैन, मेल गार्ड या एमटीएस के लिए किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरह से उसकी नियुक्ति होगी, उस चीज़ के बारे में बताया गया कि किस तरह से मेरिट लिस्ट बनेगी। I am directed to refer to Directorate's letter number dated 15th of June 2022 by which procedure for selection of candidate based on single examination for the post of MTS, postman और mail guard was circulated। तो इस सर्कुलर में क्या बताया गया, इस सर्कुलर में बताया गया कि निदेशालय की पत्र संख्या क्या, निदेशालय ने क्या किया था, पिछले साल 15/6/2022 को एक लेटर जारी किया था, उसी का संदर्भ लेने के लिए यहाँ पे बोला गया है। जो 15/6/2022 को ये लेटर जारी किया गया था डायरेक्टोरेट के द्वारा, इसमें भी यही बताया गया था कि सिंगल एग्जामिनेशन के आधार पर किसी भी कैंडिडेट का एमटीएस, पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम किस तरह से आएगा या उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। अब उसी में क्या किया गया है, उसी में संशोधन किया गया है। सब्सिक्वेंटली द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड और एमटीएस हैव बीन मॉडिफाइड। तो उसी में संशोधन किया गया है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, पिछले साल से ही आपका सिंगल एग्जाम होना शुरू हुआ है एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। तो 15/6/2022 को डायरेक्टोरेट ने एक लेटर जारी किया था। उस लेटर में बताया गया था कि सिंगल एग्जामिनेशन के आधार पर क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। अब उसी में संशोधन किया गया है। अब कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा या मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, उस चीज़ के बारे में ये सर्कुलर जारी किया गया। अकॉर्डिंगली द कंपिटेंट अथॉरिटी हैव अप्रूव्ड द रिवाइज्ड प्रोसीजर। तो रिवाइज्ड प्रोसीजर जो है उसको अप्रूव किया गया है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। कैसे किया गया है, एट द टाइम ऑफ सीकिंग एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन। तो परीक्षा के लिए आपका जब आवेदन लिया जाएगा, एप्लीकेंट्स शैल बी आस्क्ड टू एक्सरसाइज द फॉलोइंग ऑप्शन एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो जो भी आवेदक रहेंगे उनको कौन से विकल्प तथा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस प्रयोग करने हैं उसके बारे में। ऑप्शन फॉर पोस्ट, कौन से पद के लिए आप विकल्प देना चाहते हैं। टू बी कंसिडर्ड फॉर विच पोस्ट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस। अब आपको कौन सी पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा, पोस्टमैन के लिए किया जाएगा, मेल गार्ड या एमटीएस या फिर तीनों के लिए किया जाएगा, उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या जाएगा, ऑप्शन फॉर पोस्ट की आप कौन से पद के लिए विकल्प देते हैं। उसी विकल्प के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट में आपके ऊपर विचार किया जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाए, पोस्टमैन के लिए करेंगे या मेल गार्ड के लिए या एमटीएस के लिए। एन एप्लीकेंट में गिव ऑप्शन फॉर 1, 2 और 3 पोस्ट। तो कोई भी आवेदक है वो क्या कर सकता है, 1, 2 और 3 पदों के लिए विकल्प दे सकता है। मतलब वो पोस्टमैन के लिए भी आवेदन कर सकता है, वो मेल गार्ड के लिए भी ऑप्शन दे सकता है, वो एमटीएस के लिए भी विकल्प दे सकता है। And candidature for selection will be considered only if a post has been opted for subject to fulfilling the eligibility conditions। लेकिन दूसरी चीज़, अब मान लीजिए उसने क्या किया, पोस्टमैन के लिए आवेदन कर दिया, विकल्प दे दिया, ऑप्शन दे दी, लेकिन वो पोस्टमैन की पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल नहीं है, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल नहीं करता है, तो वहाँ पे उसको पोस्टमैन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो उसको केवल उसी पद के लिए कंसिडर किया जाएगा, मतलब उसकी योग्यता केवल उसी पद के लिए देखी जाएगी जिस पद के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस को वो पूरा करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है,
एन एप्लीकेंट विल बी कंसिडर्ड फॉर मेल गार्ड, कोई भी एप्लीकेंट है उसको मेल गार्ड के लिए तभी कंसिडर किया जाएगा ओनली इफ ऑप्शन इज गिवन फॉर मेल गार्ड, अगर उसने मेल गार्ड के लिए विकल्प दिया है। अदरवाइज इस कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट फॉर मेल गार्ड, लेकिन अगर उसने ऑप्शन नहीं दी है, मेल गार्ड के लिए विकल्प नहीं दिया है, तो जब मेल गार्ड के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसको मेल गार्ड के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो उसको मेल गार्ड के लिए तभी कंसिडर किया जाएगा जब उसने मेल गार्ड के लिए ऑप्शन दे रखी होगी। तो सबसे पहले आपको ये याद आएगा कि जब आपने आवेदन करना है, उस आवेदन में आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि आप कौन से पोस्ट के लिए, कौन से यूनिट के लिए, कौन से डिवीज़न के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं, विकल्प देना चाहते हैं, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं, विकल्प देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया कि आप जो भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपको तभी उस पोस्ट के लिए, उस पद के लिए कंसिडर किया जाएगा जब उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप पूरा करेंगे। और दूसरी बात, उसी पोस्ट के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा जिसके लिए आपने ऑप्शन दी है। अगर मेल गार्ड के लिए आपने ऑप्शन दी है तब आपको मेल गार्ड के लिए देखा जाएगा, तीनों के लिए दिया तो तीनों के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेफरेंस ऑफ डिवीजन बाई एप्लीकेंट्स बोथ एमटीएस एंड जीडीएस फॉर पोस्टमैन और मेल गार्ड। अब यहाँ पे दूसरे जो भी आवेदक रहेंगे, अब पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए आवेदक कौन हो सकते हैं, एमटीएस भी हो सकते हैं, वो जीडीएस भी हो सकते हैं। तो जो भी है, चाहे वो एमटीएस है चाहे वो जीडीएस है, जो भी पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न की प्रेफरेंस भी देनी पड़ेगी कि उनको कौन से डिवीज़न में, ठीक है, नौकरी करनी है या कौन से डिवीज़न में उनको सिलेक्शन चाहिए, उसकी प्रेफरेंस भी, प्राथमिकता भी उन्हें देनी पड़ेगी। MTS और GDS candidates who have applied for the post of postman or mail guard shall give order of preference of division or unit for which they intended to be considered। अब वो किस यूनिट में या किस डिवीज़न में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अब वो डिवीज़न बताएंगे कि पहले मुझे इस डिवीज़न में अगर मिल रही है तो अच्छी बात है, यहाँ पे मैं जाना चाहूँगा, फिर दूसरा डिवीज़न दे सकते हैं, दूसरी यूनिट दे सकते हैं, तीसरा डिवीज़न, तीसरी यूनिट, इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देंगे। A candidate shall not be considered for a division or unit for which preference has not been submitted by him or her। तो कोई भी कैंडिडेट या कोई भी आवेदक, ठीक है, उसको उस डिवीज़न या यूनिट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा जिस यूनिट या डिवीज़न के लिए उसने प्रेफरेंस नहीं दी है। तो जिस यूनिट या जिस डिवीज़न के लिए वो प्रेफरेंस देगा उसी डिवीज़न या यूनिट के लिए उसको, उसकी ऑप्शन को ध्यान में रखा जाएगा, उसकी उम्मीदवारी को कंसिडर किया जाएगा। दूसरे डिवीज़न या यूनिट में नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसने प्रेफरेंस नहीं दे रखी है। तो इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले ऑप्शन आप कौन सी पोस्ट के लिए देते हैं, तो पोस्टमैन, मेल गार्ड या एमटीएस तीनों के लिए आप दे सकते हैं। अब उसी उम्मीदवारी, ठीक है, आपकी उम्मीदवारी किस पोस्ट के लिए ध्यान में रखी जाएगी, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया कि आपने अगर मेल गार्ड के लिए आवेदन किया है तो मेल गार्ड की मेरिट लिस्ट में आपको तभी ध्यान में रखा जाएगा, आपने नहीं किया तो मेल गार्ड की लिस्ट में आपको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हों। दूसरी बात, आपको डिवीज़न की प्रेफरेंस देनी है, चाहे आप एमटीएस हैं चाहे आप जीडीएस हैं। अगर आप पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको डिवीज़न की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। डिवीज़न या यूनिट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। जिस डिवीज़न या यूनिट के लिए आपने प्रेफरेंस नहीं दी है वहाँ पर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, वहाँ पर सिलेक्शन के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद preference by candidates appearing in competitive examination for the post of MTS। तो दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि जो भी MTS के पद के लिए परीक्षा देने वाले हैं उन आवेदकों द्वारा कैसे प्राथमिकता दी जाएगी। MTS और GDS कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड, यहाँ पे आपके बताएं, प्रेफरेंस बाय कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। अब एमटीएस के पोस्ट के लिए कौन से आवेदक रहेंगे, जीडीएस। तो जितने भी जीडीएस होंगे उनको भी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दी पोस्ट ऑफ एमटीएस, तो जो भी आवेदक एमटीएस के पद के लिए आवेदन करेंगे शैल सबमिट हिज और हर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो उन्हें भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सबमिट करना पड़ेगा, उन्हें भी प्राथमिकता देनी होगी। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, डीएपी, पोस्टल अकाउंट ऑफिस जो होते हैं, सबॉर्डिनेट ऑफिसेज जो उसके अधीनस्थ आते हैं, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल भी,
कौन से कार्यालय के लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि एमटीएस के पद के लिए एक तो उनको क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कार्यालय के अनुसार कि कौन से कार्यालय में वो एमटीएस का पद चाहते हैं। क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, क्या जो प्रशासनिक कार्यालय होते हैं वहाँ पर उनको एमटीएस का पद चाहिए, या डीएपी में चाहिए, इनके पोस्टल अकाउंट ऑफिस में चाहिए, या सबऑर्डिनेट ऑफिस में चाहिए, सिविल या इलेक्ट्रिकल विंग में। तो सबसे पहले उन्हें यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना पड़ेगा। दूसरी, इन एडिशन दे शैल आल्सो गिव ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर यूनिट और डिवीजन, इसके साथ साथ उन्हें डिवीजन या यूनिट की प्रेफरेंस भी देनी पड़ेगी। तो जो पोस्टमैन मेल गार्ड रहेंगे उनको केवल डिवीजन या यूनिट की प्रेफरेंस देनी है कि कौन से डिवीजन या यूनिट में उनकी उम्मीदवारी को कंसिडर किया जाए। एमटीएस के लिए उनको कार्यालय भी साथ में बताना पड़ेगा कि जहाँ पे भी वैकेंसी एग्जिस्ट करती है उस कार्यालय के बारे में उनको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस चाहिए, डीएपी ऑफिस चाहिए, सबऑर्डिनेट ऑफिस चाहिए, सिविल या इलेक्ट्रिकल विंग चाहिए। और दूसरी बात, उनको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन और यूनिट की प्रेफरेंस भी देनी पड़ेगी। तो उनको दो दो प्रेफरेंस यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा कि आवेदन करते समय आपने कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, किस तरह से आपको ऑप्शंस देनी है, विकल्प देने हैं, किस तरह से ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का आपने यूज़ करना है। आगे चलते हैं, स्टेज 1 में किस तरह से लिस्ट बनेगी। लिस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसीज ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा, पोस्टमैन या मेल गार्ड की जो लिस्ट बनेगी, ठीक है, तो एमटीएस कैंडिडेट्स की जो लिस्ट बनेगी पोस्टमैन या मेल गार्ड की वैकेंसीज के लिए। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल एमटीएस कैंडिडेट्स, जो भी एमटीएस कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, यानी कि इस जो पोस्टमैन मेल गार्ड है इस परीक्षा में सफल होंगे, इनके मेरिट लिस्ट जो बनेगी फॉर दी पोस्ट ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी सेपरेटली। तो ये कैसे बनेगी, प्रत्येक कैटेगरी में जितनी भी वैकेंसीज होंगी उनके लिए अलग अलग बनाई जाएगी, यानी कि पोस्टमैन के लिए अलग बनाई जाएगी और मेल गार्ड के लिए जो लिस्ट बनेगी वो अलग से अलग बनाई जाएगी। तो इस तरह से ये लिस्ट बनेगी। तो स्टेज 1 क्या आ जाएगी, जो भी एमटीएस कैंडिडेट जिन्होंने पोस्टमैन या मेल गार्ड की मेरिट लिस्ट में जो आएंगे उनके लिए एक लिस्ट पब्लिकेशन की जाएगी, एक लिस्ट जो है प्रकाशित की जाएगी। उसमें अलग अलग क्या आ जाएगा, कैटेगरीज बाई अलग अलग वैकेंसीज के आधार पर, यानी कि जितनी वैकेंसी होगी, जितने पोस्टमैन और मेल गार्ड की वैकेंसी होगी उतने ही एमटीएस का लिस्ट में नंबर आएगा। कैटेगरी वाइज अलग अलग आएगा कि वो पोस्टमैन के लिए है या वो मेल गार्ड के लिए, उसके आधार पर लिस्ट बनाई जाएगी एमटीएस कैंडिडेट्स की। अब ध्यान रखना, क्योंकि पोस्टमैन और मेल गार्ड का एग्ज़ाम जीडीएस भी दे सकते हैं, लेकिन जीडीएस का किसी का भी नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा। पहली स्टेज में जो लिस्ट बनेगी वो सिर्फ बनेगी एमटीएस कैंडिडेट्स की। क्या जो भी एमटीएस आवेदक होंगे पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए उन्हीं का लिस्ट में नंबर आएगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगी पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए। ये आ गई स्टेज 1। अब स्टेज 2 में क्या आएगा, रिफ्यूजल और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर एमटीएस कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड। अब कोई भी एमटीएस है उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, वो मेरिट लिस्ट में आ जाता है। अब वो उस ऑफर को उसको ऑफर किया जाएगा अपॉइंट होने के लिए, नियुक्त होने के लिए, कि वो अपना जो भी पोस्टमैन या मेल गार्ड है वहाँ पे आके सिलेक्शन ले ले या वहाँ पे आके जो भी है उसको एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर वो रिफ्यूज़ करता है या वो एक्सेप्ट करता है तो किस तरह से आगे प्रोसीजर रहेगा। Promotion orders will be issued in case of these successful candidates clearly indicating that if the official does not join the promotional post within 7 days, it will be deemed to have been refused. तो प्रमोशन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, जो भी कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आएंगे। कौन से कैंडिडेट, जो एमटीएस कैंडिडेट होंगे, जीडीएस की बात नहीं किया है, जो भी एमटीएस कैंडिडेट पोस्टमैन या मेल गार्ड की मेरिट लिस्ट में आएंगे उन सभी को प्रमोशन ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे। प्रमोशनल ऑर्डर के 7 दिन के भीतर अगर वो एमटीएस प्रमोशनल जो भी अपना है वो नहीं लेता है, प्रमोशन नहीं लेता है, तो उसको क्या माना जाएगा कि वो इसको नहीं लेना चाहता है, मना उसने कर दिया। इस तरह से इसको माना जाएगा कि इसके द्वारा रिफ्यूज़ कर दिया है, इसको प्रमोशन नहीं चाहिए। कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल इमीडिएटली रिलीव द ऑफिशियल टू ज्वाइन प्रमोशनल पोस्ट। अब एमटीएस जो जिसके भी अधीन आएंगे, जो भी उनका कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा, अगर ये प्रमोट हो जाते हैं तो कंट्रोलिंग ऑफिसर को इन्हें जल्द से जल्द कार्य मुक्त करना होगा ताकि अपनी प्रमोशन ये ले सकें। ऑफिशियल ऑन लीव, अब यहाँ पे एमटीएस जो है अगर इनको प्रमोशन ऑर्डर भेजे जाएंगे 7 दिन के भीतर इनको क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। नहीं करते हैं तो इसको रिफ्यूज़ माना जाएगा कि ये प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं। अगर ये प्रमोशन लेना चाहते हैं तो कंट्रोलिंग जो ऑफिसर होगा उसको जल्द से जल्द एमटीएस को प्रमोशनल पोस्ट के लिए
भेज देना होगा, उसको क्या करना होगा, रिलीव कर देना होगा ताकि वो प्रमोशनल पोस्ट ले सके। अब ऐसे ऑफिशियल जो छुट्टी पर हैं, अब कोई भी एमटीएस है वो पोस्टमैन या मेल गार्ड का जो एग्ज़ाम है क्रैक करता है, मेरिट लिस्ट में आता है, लेकिन वो छुट्टी पर है, अब उसका कैसे किया जाएगा, ऑन लीव में बी अलाउड टू ज्वाइन इवन आफ्टर 7 days। सो उनको अलो किया जाएगा कि वो 7 दिन के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ दे कम्युनिकेट इन राइटिंग टू एक्सेप्ट फॉर द प्रमोशन एंड इन द केस ऑफ ऑफिशियल बी अलाउड टू ज्वाइन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अप्रूव्ड लीव पीरियड। तो अगर कोई भी जो ऑफिशियल है, कोई भी अधिकारी जो वो छुट्टी पर है और उसकी प्रमोशन हो जाती है, वो पोस्टमैन या मेल गार्ड बन जाता है, तो उसको क्या करना होगा, वो चाहता है कि वो प्रमोशन ले, तो ऐसी कंडीशन में उसे लिखित में देना होगा कि वो प्रमोशन लेना चाहता है। अगर वो ऐसा करता है तो छुट्टी की जो अवधि है वो समाप्त होने के बाद भी वो पोस्टमैन मेल गार्ड में आके ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो उसको 7 दिन के भीतर ज्वाइन करना होगा। कंट्रोलिंग ऑफिसर्स आर एडवाइज्ड टू कॉन्टैक्ट सच सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हु आर ऑन लीव फॉर ऑब्टेनिंग देयर कंसेंट टू ज्वाइन प्रमोशनल पोस्ट इन राइटिंग। तो यहाँ पे बोला गया कि जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे उन्होंने क्या करना है, जो भी सिलेक्ट हुए एमटीएस होंगे उनको बताना है कि भाई आपकी प्रमोशन हो गई, अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आप रिटर्न में लिखित में यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या किया जाएगा, उस अवधि के बाद जब आपकी छुट्टी समाप्त होगी उसके बाद आप आपके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, जो एमटीएस हैं वो पोस्टमैन मेल गार्ड नहीं बनना चाहते हैं, उनको भी सेम ऐसे ही बोला जाएगा कि अगर आप मना करना चाहते हैं, रिफ्यूज़ करना चाहते हैं, तब भी आप रिटर्न में इस चीज़ के बारे में बता दीजिए। तो ये आ जाएगी स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या हो जाएगा, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए एक लिस्ट बनेगी केवल एमटीएस कैंडिडेट्स की जो मेरिट लिस्ट में आएंगे। स्टेज 2 में क्या आएगा, वो रिफ्यूज़ करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, उसके बारे में बताया। अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो इसका मतलब आगे देखा जाएगा, आगे वो जो वैकेंसी है वो अनफिल रह जाएगी, वो कैसे भरी जाएगी वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो जो भी प्रमोशन ऑर्डर्स है वो जारी होने के 7 दिन के भीतर ज्वाइन करना होगा, नहीं करते हैं तो उसको रिफ्यूज़ मानना चाहेगा कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर कोई छुट्टी पर है तो छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद भी वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा उसको क्या करना होगा, छुट्टी पर गए हुए एमटीएस का लिखित में इस तरह से ले लेना होगा कि मैं जो है छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद इसको ज्वाइन करूंगा। अगर नहीं करना चाहता है ज्वाइन तब भी वो इस तरह से लिखित में ले लेंगे। अब ये तो आपकी स्टेज 2 हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं स्टेज नंबर 3 में क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट रिफ्यूज़ल, ठीक है। तो रिफ्यूज़ जिन्होंने किया है उनकी जो वैकेंसीज है वो अनफिल रह जाएंगी, उन अनफिल्ड वैकेंसीज को किस तरह से फुलफिल किया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ एनी वैकेंसी नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट, तो जो भी रिक्रूटमेंट या भर्ती होगी उसमें जितनी भी वैकेंसीज नोटिफाई की हैं, मान लीजिए 10 वैकेंसीज नोटिफाई की हैं, उसमें से केवल 8 भरी हैं, 2 अभी अनफिल रह गई हैं, 2 अभी भरी जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएगा कि वैकेंसीज नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट रिमेन्स अनफिल्ड ओनली ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, कि जो भी कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आए थे उनमें से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, इस वजह से कोई भी वैकेंसी अनफिल रह गई है, या किसी ने क्या किया, प्रमोशन लेने से मना कर दिया। प्रमोशन ऑर्डर्स विल बी इशूड टू नेक्स्ट एमटीएस कैंडिडेट। अब ध्यान रखना, ठीक है, वैकेंसी अनफिल नहीं रहेगी, वैकेंसी जो है अगर 10 वैकेंसीज बताई गई हैं तो 10 की 10 वैकेंसीज भरी जाएंगी। अगर पहली बार में पहली स्टेज में 8 एमटीएस ने पोस्टमैन मेल गार्ड ज्वाइन कर लिया, 2 ने नहीं किया, तो 2 वैकेंसीज जो वो कैसे फिल की जाएंगी, प्रमोशन ऑर्डर जो है वो अगले एमटीएस कैंडिडेट्स जो मेरिट लिस्ट में होंगे उनको भेजे जाएंगे। जो मेरिट लिस्ट में अगले एमटीएस कैंडिडेट होंगे उनको फिर प्रमोशन ऑर्डर भेजे जाएंगे, जारी किए जाएंगे। प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग प्रमोशनल पोस्ट और रिफ्यूजल ऑफ प्रमोशन एज अ स्टेज 2 अबव विल बी रिपीटेड। तो जैसे सेकंड स्टेज में किया कि किस तरह से 7 दिन के भीतर उनको ज्वाइन करना है, अगर वो छुट्टी पर हैं तो किस तरह से वो ज्वाइन कर सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर इन वाले एमटीएस जो अगले वाले एमटीएस होंगे उनके लिए भी रिपीट किया जाएगा। दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड टिल ऑल दी वैकेंसीज आर एग्जॉस्टेड और क्वालिफाइड एमटीएस कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रमोशन। तो ये जो प्रोसीजर है उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी 10 की 10 वैकेंसीज भर नहीं जाती, या फिर अगर मान लीजिए 10 की 10 वैकेंसीज नहीं भरी जा सकती हैं तो 8 ही भरी गई हैं, सारे एमटीएस जो मेरिट लिस्ट में आए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे 2 जो वैकेंसीज रह जाएंगी उनका क्या किया जाएगा, आगे इसके बारे में भी बताया गया है। आगे चलते हैं स्टेज नंबर 4। तो स्टेज नंबर 3 में आ जाएगा कि जो भी आपकी अनफिल्ड वैकेंसीज रह जाएंगी, किसी ने
ज्वाइन करने से मना कर दिया या ज्वाइन नहीं करना चाहता है, उसके बाद जो अनफिल्ड वैकेंसीज रह जाएंगी वो किसको दी जाएगी, मेरिट लिस्ट में जो अगले एमटीएस होंगे उनको दी जाएगी। अब वहाँ से भी अगर खाली बच जाती हैं तो अगले एमटीएस को दी जाएगी। जब एमटीएस जो मेरिट लिस्ट में आए हैं वो खत्म हो जाएंगे, फिर स्टेज नंबर 4 में क्या किया जाएगा, अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेज 3। स्टेज 3 की मतलब एमटीएस के जितने भी कैंडिडेट हैं मेरिट लिस्ट में वो खत्म हो जाते हैं लेकिन वैकेंसीज फुलफिल नहीं होती हैं, तो स्टेज नंबर 4 में क्या होगा, इफ स्टिल सम वैकेंसीज आर लेफ्ट अनफिल्ड, अगर अब भी कोई वैकेंसी अनफिल बच जाती है, बिना भरे हुए रह जाती है, दोज विल बी एडेड टू वैकेंसीज मार्क्ड for GDS candidates to arrive at the total vacancies available for GDS candidates and to decide category wise vacancies। तो अगर GDS के लिए पोस्टमैन मेल गार्ड की वैकेंसीज बताई गई हैं कि 2 वैकेंसीज हैं या जो भी वैकेंसी है, फिर उसको GDS की वैकेंसीज में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आगे, उसको क्या किया जाएगा, पहले देखो अगर GDS के लिए वैकेंसी अलग से बताई गई है कि 5 जो हैं वो GDS पोस्टमैन मेल गार्ड बनेंगे, तो उसमें क्या होगा, अब MTS के जो भी हैं MTS में से बच जाती हैं 2 वैकेंसीज, तो उसको इसमें जोड़ा जाएगा। फिर MTS की जो वैकेंसी पोस्टमैन मेल गार्ड की वैकेंसी GDS के लिए होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसको GDS की वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेज नंबर 5 में क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ GDS कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसीज ऑफ पोस्टमैन और मेल गार्ड। अब लास्ट में क्या, पहले तो MTS की बनेगी लिस्ट, फिर बनेगी GDS कैंडिडेट्स की लिस्ट पोस्टमैन या मेल गार्ड की वैकेंसी के लिए। Publication of list of successful GDS candidates merit list out of qualified GDS candidates for the post of postman और mail guard equal to number of vacancies in each category। अब ये वही चीज़ बताइए कि जो भी GDS कैंडिडेट सक्सेसफुल होंगे, सफल होंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी पोस्टमैन में अलग, मेल गार्ड में अलग, कैटेगरीज वाइज उतने ही GDS कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट एक बनेगी। और जो भी प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति की जो भी प्रक्रिया है कि सिलेक्टेड पोस्ट कैसे है, किसी ने कैसे ज्वाइन करना है या कैसे मना करना है, वो स्टेज नंबर 2 और 3 में जैसे ऊपर बताया गया कि 7 दिन के भीतर ज्वाइन करना है, छुट्टी पर है तो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो है GDS के लिए भी रिपीट हो जाएगा। और उस समय तक ये रिपीट होता रहेगा जब तक कि लास्ट आपकी फुलफिल नहीं हो जाती वैकेंसीज जितनी भी हैं। और स्टेज नंबर 6 और लास्ट स्टेज में क्या होगा, लिस्ट ऑफ GDS कैंडिडेट्स फॉर दी पोस्ट ऑफ MTS। अब ये आ गया लास्ट में। सबसे पहले देखो आपकी MTS की एक लिस्ट बनेगी पोस्टमैन मेल गार्ड के एग्जाम के लिए, उसमें पूरा सिलेक्शन होने के बाद अगर कोई भी वैकेंसी बच जाती है तो वो GDS के लिए जो पोस्टमैन मेल गार्ड की वैकेंसी होगी उसमें ऐड होगी। उसमें ऐड होने के बाद GDS जो है वो सारे उसमें GDS के लिए फिर लिस्ट बनेगी पोस्टमैन मेल गार्ड की। अब उसमें भी सारा सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद लास्ट स्टेज में एक लिस्ट बनेगी GDS कैंडिडेट्स की MTS के पद के लिए। पोस्टमैन मेल गार्ड का हो गया खत्म, उसके बाद MTS पद के लिए GDS कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनेगी। सबसे लास्ट में लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल GDS कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट फॉर दी पोस्ट ऑफ MTS इक्वल टू दी नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी। तो वो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जितने भी GDS कैंडिडेट सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनके लिए पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कैटेगरी मतलब वैकेंसीज में जो भी कैटेगरी है, जैसे वो कौन से कार्यालय में जाना चाहते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ये कैसे वो जैसे भी वैकेंसीज रहेंगी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैकेंसीज की श्रेणी के अकॉर्डिंग उतने ही नंबर ऑफ GDS सेलेक्ट किए जाएंगे। जितनी वैकेंसीज, अगर 10 वैकेंसीज हैं तो 10 ही GDS की लिस्ट एक बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस जो वो सेम जैसे ऊपर हमने स्टेज 2 और 3 में किया वही रहेगा, और ये प्रोसेस जो है तब तक चलता रहेगा जब तक कि लास्ट आपकी वैकेंसी फिल नहीं हो जाती, मतलब सारी वैकेंसीज आपकी फिल नहीं हो जाती। तो ये है आपका एक सर्कुलर की किस तरह से इस बार मेरिट लिस्ट बनेगी, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक है, और किस तरह से आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना है, किस तरह से आपको ऑप्शंस चूज़ करनी है, इंपॉर्टेंट है। और इसको जारी करने का अभी आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, जल्दी आपको एग्जाम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। अभी आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपकी लिस्ट बनने वाली है, आपको प्रेफरेंस देनी होगी डिवीज़न की, यूनिट की, कौन से कार्यालय में आप MTS का पद चाहते हैं उसके लिए। पोस्टमैन मेल गार्ड है तो आप GDS अगर आप हैं तो पोस्टमैन मेल गार्ड आपके लिए दूर है, क्योंकि पहले MTS वालों का सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपकी बारी आएगी। आपके लिए जो है लास्ट में जो भी बचेगी पोस्टमैन मेल गार्ड की वो आपको दी जाएगी। लास्ट में जाके आपका MTS के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी। इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा।
तो अगर आप भी विभागीय परीक्षा की हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस सर्कुलर को जारी होते ही आप ये समझ जाइए कि आपके एग्ज़ाम जो है अभी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं, तो आप अभी से तैयारी जो है करनी शुरू करेंगे तो आराम से आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो ये सर्कुलर जो है आपको समझ आ गया होगा, नहीं पता चला है तो आप ज़रूर उसमें कमेंट सेक्शन में हमसे कोई भी कन्फ्यूज़न है उसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।